क्या जवाब देते हैं? किसी भी एटम में कितने तरह के नोड होते हैं? यशता दैया का जवाब सही आ गया, करेक्ट। और हार्दिक टंडन गलत, स्वाति गलत, नेत्रा सही, अक्षित सही, विनीत सही, सुहान गलत, गीतिका सही। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बट उसमें भी गलत भी हैं और सही भी हैं। तो कितने टाइप के नोट्स हैं ये आपसे पूछा गया है। टाइप्स ऑफ नोट ध्यान रखो, मैंने नोट्स के वक्त बताया था। पहला नोट न्यूक्लियर नोट, जो हर एक में होता है, तो काउंटिंग में जनरली इसको काउंट नहीं करते बट होता है। दूसरा स्फेरिकल, तीसरा प्लेनर। तो टोटल टाइप ऑफ नोड की अगर हम बात करेंगे तो 3 तरह के। हार्दिक अब जवाब सही है, 3 तरह के, न्यूक्लियर नोड, स्फेरिकल नोड, प्लेनर नोड। और जब काउंटिंग होगी कि भाई 2 नोड है 3 नोड है, तो न्यूक्लियर को कभी भी शामिल नहीं करते कि ये यूनिवर्सल है, ये हर एक एटम में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कॉमन मान के उसको हटा देते हैं। अच्छा जरा इस क्वेश्चन का जवाब दो, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देगा। ये भी नोड के बेसिस पे ही है। लेट्स सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस प्लेनर नोड? प्लेनर नोड इसमें कहाँ नहीं होता, ये आपसे पूछा गया है। ओके, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आप मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन पे भी ध्यान दें। अक्षय दहिया सही है, नेत्रा सही है, विनीत सही है, भव्य सही है, खुशी सही, स्वाति सही, देवांश गड़बड़ होगी, निष्ठा सही, हार्दिक सही, यक्षा दहिया सही। मोर देन वन करेक्ट आंसर है ये, और एक से ज्यादा जवाब है। अक्षय दहिया सही है। प्लेनर नोड कहाँ कहाँ नहीं होता, अब ये हमें अच्छे से याद रहे। 1s की शेप आपने बना रखी है। 1s में कोई भी प्लेनर नोड नहीं होता, तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 2p, अब 2p में px भी आएगा, py भी आएगा, pz भी आएगा, और हर एक में प्लेनर नोड होता है, तो 2p में प्लेनर नोड होता है। 3dz स्क्वायर, मैंने खास तौर पे dz स्क्वायर की शेप आपको बताई थी कि dz स्क्वायर की शेप इस तरह की होती है कि इसमें कोई भी प्लेनर नोड नहीं होता। तो s ऑर्बिटल्स में कोई भी प्लेनर नोड नहीं होता, बात याद रखना, कोई भी s ऑर्बिटल हो। और dz स्क्वायर में प्लेनर नोड नहीं होता, बाकी हर एक में प्लेनर नोड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा जवाब यहाँ पर बनता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। Which of the following possess high energy? एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपने किए हैं। किसकी एनर्जी ज्यादा है? बोहर्स-बरे रूल किया है, अफबाउ प्रिंसिपल किया है, उसी से रिलेटेड बात यहाँ दी गई है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। यशता दैया का सबसे पहला जवाब आ गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। हार्दिक टंडन का आया करेक्ट है, देवांश का आया करेक्ट है। किसकी एनर्जी ज्यादा है ये पूछा गया। स्वाति मित्तल सही है, निष्ठा सही है। इसका जवाब सिंपल n+l रूल पे दिया जाएगा। n+l रूल पे जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी, नेत्रा का जवाब सही है, जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। विनीत भी सही है, भव्य भी सही है। और अगर n+l वैल्यू बराबर है तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा,
खुशी का जवाब सही है, करेक्ट है। तो n प्लस एल, पहले केस में n प्लस एल 4 + 1 5, दूसरे केस में 5 + 1 = 6। पहले में 4 + 2 = 6 है, अगले में 3 + 2 = 5, 6 + 0 = 6। ये है अक्षित दहिया सही जवाब है। तो हम देख रहे हैं कि n प्लस एल वैल्यू इनके लिए सेम है। जहां n प्लस एल वैल्यू सेम होती है तो वहां जहां n ज्यादा एनर्जी ज्यादा, और n आप देख सकते हो लास्ट का ज्यादा है, तो लास्ट वाले की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। इस तरह से मल्टीपल चॉइस आप प्रैक्टिस कर रहे हो 2-3 दिन से लगातार, और ये सभी मल्टीपल चॉइस आपके एग्जाम्स के हिसाब से बताए गए हैं और ये आपसे आसानी से सॉल्व होते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब गौर से, ध्यान से, कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था जहां आयरन +2 था और आयरन +2 के लिए कुछ बातें बतानी थी। अब मेरी बात गौर से सीखना, आपका जो आंसर आया उसे अपने पास रखो और जो मैं बताऊंगा उससे चेक करना। लेकिन अब मेरी बात जरा गौर से सीखना। आयन का कॉन्फ़िगरेशन, पर्टिकुलरली आयंस का कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो जैसे Fe+2, तो कभी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट नहीं लिखोगे जब तक प्रैक्टिस अच्छी से नहीं हो जाती। आप हमेशा पहले इसके न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यानी आयरन का, उससे आयन का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। पहले आयरन का 26 इलेक्ट्रॉन है, तो अफबाऊ के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान रखो 3d6 ये अफबाऊ के विद रिस्पेक्ट है, एनर्जी का ऑर्डर है, यानी ये हाईएस्ट एनर्जी सबशेल। एक बात ध्यान रखो, हाईएस्ट एनर्जी सबशेल कहें, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कहें, या हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहें, एक ही बात, क्योंकि 3D सबशेल के अंदर ही ऑर्बिटल होंगे, तो जो हाईएस्ट एनर्जी सबशेल है उसकी ऑर्बिटल ही हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होंगे, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी होंगे। तो हाईएस्ट एनर्जी सबशेल कह लें या हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कह लें या हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कह लें, बात एक ही है। इस चीज को अच्छे से जान लेना, बात एक ही है। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, फिर इसे शेल वाइज अरेंज करना है, और शेल वाइज अरेंज करना भी कल आपको सिखा दिया था कि पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, और ये बताया डिस्टेंस का ये अरेंजमेंट होता है। तो अगर आपसे कहें आयरन में हाईएस्ट एनर्जी सबशेल 4s, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 4s, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन, तो हाईएस्ट एनर्जी सबशेल बतानी हो, ऑर्बिटल बताना हो, इलेक्ट्रॉन बताना हो, एक ही बात है, एक ही तरह से आप उसको बनाएंगे। ये हमने आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, पहले अफबाऊ के हिसाब से लिखा और फिर शेल वाइज। लेकिन हमें एक्चुअल में किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? आयरन +2 का। आयरन +2 का आयन का डायरेक्ट कभी भी नहीं लिखते, पहले न्यूट्रल का लिखते हैं। अब देखो, हर एक स्टूडेंट समझ सकता है आयरन से आयरन +2 कब बनेगा, जल्दी बताओ। आयरन से आयरन +2 कैसे बनेगा? आयरन से आयरन +2 कैसे बनेगा?
निष्ठा मैंने कहा कि 4s इज आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल नहीं कहेंगे। जब 4s लिखा आ गया ना, जहां अल्फाबेट लिखा आ गया, वो शेल नहीं रहती, तो सब शेल हो जाती है। तो 4s को सब शेल कहना है, शेल नहीं कहना, ध्यान रखो। अब आयरन से आयरन प्लस 2, सही बात है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर जाएंगे, जो सबसे बाहर। भाई आप एक कमरे में बैठे हो, स्टूडेंट बैठे हैं, कोई बंदा आता है, शाकाल आता है, और शाकाल को 2 बच्चों का किडनैप करना है। तो शाकाल आएगा और जो आउटर जो 2 बच्चे बैठे होंगे उनको उठा के ले जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो हमेशा बाहर वाली सब शेल में से रिमूव होता है। तो जब आपने इसको शेल वाइज अरेंज किया, तो बाहर वाली सब शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे 4s में से। अब Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका बचेगा। 4s0 लिखो ना लिखो, मर्जी है आपकी। अगर आप 4s0 लिखते हो तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको जवाब देने में, तो बेशक से 4s को यहाँ से हटा दो। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। हम ऊपर देख रहे थे 3d वाला हाईएस्ट एनर्जी था, तो यहाँ पर 3d वाला हाईएस्ट एनर्जी है। क्योंकि 4s वाला चला गया, तो 4s जानने के बाद कौन सा बचा, 3d। तो 3d वाला ही हाईएस्ट आउटर मोस्ट अब बन गया। तो आउटर मोस्ट सब शेल भी 3d है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भी 3d है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 3d है। तो हम कहेंगे हाईएस्ट एनर्जी सब शेल 3d, आउटर मोस्ट सब शेल 3d। अब जरा पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन काउंट करें। पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 14 इलेक्ट्रॉन। और मैंने साफ साफ बताया, ये शेल को बताता है, ये है आउटर मोस्ट शेल जिसे वैलेंस शेल कहा जाता है, और ये है आपकी पेनल्टीमेट। और पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। ये हमारा जवाब बनेगा। तो आयंस के केस में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। पहले न्यूट्रल लिखना होगा, और न्यूट्रल लिखने के बाद ही आपको जवाब दिया जाएगा, तभी आप इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं, ये जवाब बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप और सॉल्व कर दो, इसी तरह से है, लेट्स सी, ताकि एक बात हो जाए कि हाँ बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of number 1 zinc +2 and number 2 scandium +2. Atomic number of zinc 30, scandium 20। सिर्फ इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, बाकी हाईएस्ट एनर्जी आउटर मोस्ट तो पहचान ही लोगे। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, क्या बनेगा, जिंक +2 एंड स्कैंडियम +2। 12th में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर आता है, वो इसके बिना हो ही नहीं सकता। वहां तो हमें बार बार आयन से उलझना पड़ता है, उनके कॉन्फ़िगरेशन को जानना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। जल्दी से बता, इतना समय नहीं, पहले जिंक का लिखो, फिर जिंक +2 का बताओ, पहले स्कैंडियम का लिखो, फिर स्कैंडियम +2 का। इनका कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए।
क्या बनेगा, क्योंकि उसी से हाईएस्ट एनर्जी, आउटर मोस्ट, पेनल्टी मेड, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। जिंक का तो कल भी लिखा था आपने, और उसी तरह से यहाँ जिंक कर लो और यहाँ स्कैंडियम कर लो, बीच में बेशक से लाइन खींच दो, दोनों का साथ साथ होता रहेगा। सबसे पहले जिसका भी लिखो अफबऊ के हिसाब से लिखो, जिसका 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, ऐसे बना जिंक का। खुशी ठीक जवाब है। स्कैंडियम में सबसे पहले वही अफबऊ लिखना है, और रिश्ता तो हमारा ठीक है। गीतिका 4p तक तो नहीं जाएंगे। निद्रा सही है। निद्रा स्कैंडियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो मेंशन नहीं की। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d1, ये है अफबऊ। फिर इनको शेल वाइज अरेंज करना है, और शेल वाइज अरेंज करेंगे तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10 और 4:2। ऐसे ही स्कैंडियम में शेल वाइज अरेंज करेंगे तो बनेगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d1, 4:2, ये बनेगा शेल वाइज अरेंजमेंट। चलो देवांश का जवाब आया है। लेट मी सी, हार्दिक का भी। एक मिनट, डाउनलोड होने में दिक्कत आ रहा है। चलो सही है देवांश। और हार्दिक क्या कहता है? हार्दिक का जवाब भी ठीक है। ओके खुशी, यस यशिता। अक्षित का जवाब आया है क्या? अक्षित का, अक्षित जवाब सही। तो न्यूट्रल लिखा और फिर शेल वाइज। और अब क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। कौन से जाएंगे? जो आउटर मोस्ट होंगे वो जाएंगे, यानी जिंक में 4s जाएंगे। स्कैंडियम सही है, जिंक सही है, निष्ठा का जवाब सही है। और विनीत, विनीत ये जो आउटर मोस्ट सब शेल में बाहर 2 लिखा है ना, ये गड़बड़ है। विनीत आयरन +2 तो मैंने बता दिया, आयरन +2 तो हो गया। विनीत आयरन +2 तो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था बेटा। आप शायद कुछ और भेजना चाह रहे होंगे, कुछ और आ गया मेरे पास। तो जिंक से जिंक +2, 4s इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10। ऐसे ही स्कैंडियम से स्कैंडियम +2, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d1। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनेगा। हाँ विनीत, अब आया बेटा मेरे पास ना। ठीक है विनीत, सही है बेटा। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना और आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना। आयंस में हमेशा पहले न्यूट्रल लिखा, फिर शेल वाइज अरेंज किया और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इस तरह से बनेगा। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in terms of noble gases, in terms of noble gases, noble gases की टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं अब उसे सीख लो।
मेनली 3 नोबल गैस हैं। एक है हीलियम 1s2 जिसका कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी है नियॉन 1s2 2s2 2p6 जिसका कॉन्फ़िगरेशन है, और तीसरी है आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जिसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब बाकी के एलिमेंट के केस में हम कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं अगर हम ये 3 बातें ध्यान रखें। हमारे पास हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन हमें याद है तो हम बहुत सारे एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को श्रिंक कर सकते हैं। देखो कैसे, जरा समझो। अगर आपके पास लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन एक तो इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, और दूसरा आप इसको नोबल गैस के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो। अब लिथियम से इमीडिएट पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इससे इमीडिएट पहले वाली नोबल गैस हीलियम है। हीलियम है और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यानी यहां जो ये 1s2 है ये हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन से रिजेंबल करता है। तो हम लिथियम में 1s2 ना लिख के यहां लिख दे हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज। तो लिथियम का 2 कॉन्फ़िगरेशन बन गए, आइदर 1s2 2s1 और हीलियम 2 2s1। आप इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। अब जरा एक बार सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो। सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम होता है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को किसी नोबल गैस के विद रिस्पेक्ट लिखना है। अब सोडियम से पहले वाली नोबल गैस, अब सोडियम से पहले तो हीलियम भी है, नियॉन भी है, लेकिन इमीडिएट पहले वाली नोबल गैस है नियॉन, और यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, यानी अगर मैं कहूं ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम 1s2 2s2 2p6 ये नियॉन का है और इतना कॉन्फ़िगरेशन सोडियम में भी है, तो आप सोडियम में से इतना कॉन्फ़िगरेशन हटा सकते हो और उसकी जगह लिख सकते हो नियॉन, और ब्रैकेट में टोटल इलेक्ट्रॉन नियॉन के 10 और फिर लिख सकते हो 3s1। तो सोडियम का एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो गया, नियॉन 10 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पर बन गया। तो नोबल गैस के विद रिस्पेक्ट भी आप कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ऐसे ही जरा एक और समझ लो, मैंने कहा स्कैंडियम 21। अब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये होता है। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है, 21 एटॉमिक नंबर का ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इसे नोबल गैस के टर्म में लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम नोबल गैस में लिखें ही, हाँ किताबों में वैरायटी दी जाती है तो उस वैरायटी के लिए लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कोई स्टाइल मारने के लिए आपके सामने ऐसे लिख सकता है तो आपको पता हो। अब स्कैंडियम से इमीडिएट पहले की नोबल गैस जो आ रही है वो है आर्गन, और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। देख लो ध्यान से, जो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है। तो हम स्कैंडियम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के उसकी जगह सिर्फ आर्गन लिख दिया, ऊपर इलेक्ट्रॉन लिख दिए, कॉमा 4s2 3d1,
इस तरह से भी आप स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हो, इस तरह से स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जरा जल्दी से जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बताना, क्या लिखोगे? जिंक बताओ, नोबल गैस के टर्म में जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? जरा जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। जिंक, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के टर्म में क्या लिखा जाएगा? पहले जिंक का नॉर्मल लिख लो। देवांश, अभी इसमें गलती है बेटा, आपने जो जवाब भेजा है ना उसमें गलती है, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा समय लो और फिर जवाब दो। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है? अक्षित का जवाब सही है, अक्षित का सही है। ध्यान से, हमेशा अपनी आंखें और अपने विचार खुले रखो। नेत्रा सही है, हार्दिक टंडन सही है। आपके लिए कोई सबशेल छोटी हो सकती है लेकिन एग्जामिनर के लिए बड़ी। देवांश, अब ठीक है आपका जवाब। विनीत, बिल्कुल ठीक है जवाब, करेक्ट है आंसर। आपने क्रिप्टॉन तक नहीं पहुंचना निष्ठा, आर्गन तक ही बता रहा है, नो क्रिप्टॉन। भव्य, बिल्कुल ठीक जवाब है, करेक्ट। निष्ठा, मैंने 3 बताए ना सामने, इन्हीं तीनों को लेके करो। खुशी अग्रवाल बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ओके यशिता, लेट मी सी। यशिता बिल्कुल ठीक है, जवाब ठीक है आपका, करेक्ट। यशिता, 2p में प्लेनर, आपका क्वेश्चन में अब देख रहा हूं, 2p का मतलब 3 ऑर्बिटल, px py pz, और हर एक में प्लेनर नोड होता है, इसमें स्फेरिकल नोड नहीं होता, ध्यान रखो। सान्या बिल्कुल सही जवाब है, निष्ठा का जवाब सही आ गया, गीतिका बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट। तो सामने मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जहां पर इतना कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है जैसा कि ऊपर मेंशन है, तो बस करना यही है, जिंक 30, ये आर्गन 18 4s2 3d10, इस तरह से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे, इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन आपका बनेगा। तो ऐसे ये नोबल गैस के चक्कर में हो गया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा लिखो मेरे साथ साथ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ completely half filled and completely filled, completely filled orbitals, orbitals और सबशेल, और सबशेल इन क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम, सिर्फ इन 3 के केस में ये कंसेप्ट रहेगा, सिर्फ इन 3 के केस में ये कंसेप्ट रहेगा। ध्यान से, अभी जो आपको बताया है, पहले ये हेडिंग डाल दो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या होगा। नेत्रा, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 जाएगा बेटा, अब जिंक का 30 है, तो उससे नीचे वाली आपने नोबल गैस देखनी है,
क्रिप्टॉन 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। वो 36 के बाद वाले एलिमेंट में लिया जा सकता है, यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, ये बात ध्यान रखना। अब जरा यहाँ पर जब मैं बात बता रहा हूं, पहले इसकी थ्योरी लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होगा। पहले जरा इसकी थ्योरी लिखते हैं, आपको मैं इसके पॉइंट लिखवा दूं। यस, दिस इज, नोट इट डाउन, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कह लो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कह लो, कुछ भी कह लो, ये ध्यान रखें। देवांश क्या पूछता है कि क्या हम KR के कॉन्फ़िगरेशन को N की टर्म में लिख सकते हैं? क्या मतलब हुआ इसका? KR के कॉन्फ़िगरेशन को N की टर्म में, अब N क्या होगा? सिर्फ बेटा देवांश नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आप नोबल गैस को वहां पर लिख सकते हो, किसी और को नहीं। अब आपके दिमाग में आए कि क्रिप्टॉन 36 है तो मैं जिंक 30 लिख दूं, नहीं, आप सिर्फ नोबल गैस, तभी मैंने शुरुआत में कहा नोबल गैस। कमांड जैसे देता हूं वैसे लिया करो। मैंने कहा नोबल गैस, तो सिर्फ नोबल गैस, आप किसी और को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बेटर है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ना ही लिखें, नॉर्मल लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ये पॉइंट लिख लें कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। पहला जवाब है सिमेट्रिकल नेचर और दूसरा जवाब है हायर एक्सचेंज एनर्जी। मैं इन दोनों का मीनिंग पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, फिर कॉपर और क्रोमियम, जो कि 100% एग्जाम में आना है, कॉन्फ़िगरेशन उनका या उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे, जरा समझेंगे। सिमेट्रिकल नेचर, देखो सिमेट्रिकल नेचर का एक सिंपल सा मीनिंग है, एक जैसा, एक जैसा। अब जैसे देखो, मैं कहता हूं आपके पास d ऑर्बिटल है और आपके पास s ऑर्बिटल है, लेट इट इज d एंड दिस इज s ऑर्बिटल। अब यहां पर d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारा s सब शेल तो फुली फिल्ड है, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो फुली फिल्ड है। लेकिन d सब शेल ये ना तो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड कब होता जब 10 इलेक्ट्रॉन आते, ना ही ये हाफ फिल्ड है, तो नाइदर फुली फिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के अगर इधर आ जाए तो हमारी डी सब शेल में, हमारी डी सब शेल में अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एस सब शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी अब ये सभी एक जैसे से हो गए, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, और जहां एक जैसे से हो जाते हैं वहां सिमेट्री बनती है, सिमेट्री मेंटेन होती है। सो यू कैन से कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे हैं, और हमारी नेचर हमेशा सिमेट्रिकल चीजों को फेवर करती है। तो हमारे इस पहले पॉइंट को इस तरह से याद रख लेना कि जो सिमेट्रिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये पहला पॉइंट याद रखना। और कंप्लीटली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड अगर एक जैसे से हैं तो वो स्टेबल है। अब एक बच्चा साइकिल पे जा रहा है, एक बच्चा बाइक पे जा रहा है, ये अनसिमेट्रिकल है, एक उछलता उछलता जाएगा, एक रिगड़ता रिगड़ता जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही साइकिल पे जाएं, सिमेट्रिकल, दोनों ही बाइक पे जाएं, सिमेट्रिकल। तो जहां एक जैसी सी चीज होती है तो साइंस के हिसाब से वो सिमेट्रिकल होती है और वो स्टेबल होती है। दूसरी चीज मैंने कहा एक्सचेंज एनर्जी।
एक्सचेंज एनर्जी। अब जरा इस बात को समझना, एक्सचेंज एनर्जी का मीनिंग क्या है, इस बात को अंडरस्टैंड करना। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में एक दूसरे से अपनी पोजीशन बदलते हैं। आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है जहां डी में 4 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी सब शेल में पोजीशन बदलते हैं। जैसे आप देखो, आपका एक बेंच है, 4 बच्चे बैठे हैं, चारों शांत नहीं बैठ सकते, एक दूसरे से पोजीशन बदलेंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इधर वाला इधर आएगा, ये यहां जाएगा, ये इधर आएगा, ये यहां जाएगा, ये इधर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही सब शेल में, ये नहीं किसी और के साथ नहीं, अपनी ही सब शेल में पोजीशन बदलते हैं। और जब ये पोजीशन बदलते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, जिस एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलेंगे, एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा। और जितना एनर्जी का लॉस होता है, साइंस मानती है, सिस्टम उतना स्टेबल होता है। जितना एनर्जी का लॉस होता है उतना सिस्टम स्टेबल होता है, ये साइंस मानती है। अब यहां डी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ने 3 एक्सचेंज किए, एक अगले के साथ, एक अगले के साथ, एक अगले के साथ, 3 बार एनर्जी बाहर निकल गई। अब अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये हाफ फिल्ड हो जाए, तो अब आप देखो जरा यहां पर क्या होगा। अब हमारे पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन पोजीशन बदलेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अगर ये हाफ फिल्ड हैं तो अब देखो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हैं, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, वो पोजीशन बदल लेगा। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हैं, ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी। और साइंस कहती है कि जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाए उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता है तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा एनर्जी निकलती है और सिस्टम स्टेबल होता है। ऐसे ही फुली फिल्ड में, अगर ये फुली फिल्ड होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को बदलेंगे, हर एक बदलेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के साथ, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के साथ। और इस तरह से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे, ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी और ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पर हो जाएगी। इसको ध्यान रखना। तो मेन कारण स्टेबिलिटी का एक्सचेंज एनर्जी होता है। सिमेट्री तो वैसे ही बता दिया जाता है, उसको आप मेंशन करो ना करो, उस पे दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान रखना है। देवांश, आपको हर्ट्ज रूल में बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उनका स्पिन सेम होता है। अगर हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनका स्पिन सेम होगा, या तो सभी क्लॉकवाइज होंगे या सभी एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो आपका ये क्वेश्चन बेसिकली गलत है कि एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाए बाकी 4 क्लॉकवाइज नहीं। हर्ट्ज रूल के हिसाब से सभी क्लॉकवाइज होंगे या सभी एंटी क्लॉकवाइज होंगे, एक जैसे होंगे। तो अब यहां से इस बात को ध्यान रखना कि जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हैं और जो कंप्लीटली फिल्ड हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि नंबर 1 वो सिमेट्रिकल होते हैं और नंबर 2 उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। और ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 3 जगह एप्लीकेबल है, 3 जगह।
इसमें कोई क्वेश्चन ना आए कि ये वहां नहीं वहां नहीं, सिर्फ 3 जगह क्रोमियम कॉपर पैलेडियम, सिर्फ इस जगह। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही करने हैं, क्रोमियम और कॉपर। अब मैं आपको क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं कैसे होगा, क्या होगा। नाउ लेट्स सी, पहले बात करते हैं क्रोमियम की और पहले लिखते हैं एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए। अब क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये होना चाहिए, 4s2 3d4 ये होना चाहिए। ये होता नहीं है। अगर मैं बाहर वाली 2 सब शेल देखूं, बाहर वाली 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये d, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं देखूंगा ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन डी सब शेल ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है। जबकि ये होना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो अड़ोसी पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांग के स्टेबल बना दिया जाए। तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि स्टेबल नहीं है। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाएगा, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा क्रोमियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s1 3d5। अब जरा इन दोनों को देखो, s में 1 इलेक्ट्रॉन है, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों कंप्लीटली हाफ फिल्ड हैं। अंदर वाले तो सारे पहले ही फुली फिल्ड हैं, वो तो पहले ही स्टेबल हैं। ये बाहर वाले 2 में गड़बड़ी होती है। अब ये दोनों के दोनों हाफ फिल्ड हैं, दोनों के दोनों स्टेबल हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना, एक्सपेक्टेड लिखना ही नहीं आपको, सिर्फ ये लिखना, इसको रटना। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 रटा होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल जरूर होगा। 4s1 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको रटा। ऐसे ही कॉपर होता है 29 कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 भी याद रखो और कॉपर को भी याद रखो। एक्सपेक्टेड, अगर मैं एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो अफबाऊ के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये कॉन्फ़िगरेशन। बाहर वाले 2 देखो, अंदर वाले तो हमेशा भरे होते हैं, बाहर वाले 2 देखो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 9 इलेक्ट्रॉन। अब d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते तो वो कंप्लीटली फिल्ड होता, 5 होते तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता। अब ना तो इसमें 5 है ना इसमें 10 है, तो ना तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है ना कंप्लीटली फिल्ड, स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए s में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और जब s में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो आपने याद करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब s वाला हाफ फिल्ड हो गया, अब हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है, और d वाला कंप्लीटली फिल्ड हो गया और वो भी स्टेबल होता है, तो हाफ फिल्ड और फिल्ड यहां पर स्टेबल हो गया। निष्ठा, मेरी बात नहीं समझ में आई? मैंने क्या कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम कॉपर पैलेडियम यहां करने हैं।
वहां कार्बन में ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट अलग कंसेप्ट आएगा, बॉन्डिंग में बताएंगे, लेकिन एक्सेप्शंस वाला कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 46, इस बात को याद रख लो। इसमें कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि एनर्जी लेवल इन्हीं का इसके बराबर होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो पाए, बाकी और किसी का एनर्जी लेवल इस रेंज में नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां आपको बताए, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यहां पर अच्छे से पता। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें साथ साथ हो रही हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो गए, मैं आपको कुछ फार्मूले और करवाना चाहता हूं, जस्ट मोमेंट, कुछ फार्मूले वो भी सीखो। कॉन्फ़िगरेशन का मामला और मसला यहां पर हो जाना चाहिए, ये याद रखो। नाउ सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करनी है, पहले सीखो फिर सॉल्व करोगे। फॉर्मूला लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, √n+2 bm, bm के बाद bm का मतलब बोहर्स मैग्नेटॉन, और बोहर्स मैग्नेटॉन की इसकी यूनिट भी होती है, कांस्टेंट भी होता है। यहां खास तौर पे याद रखना n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसे n कहते हैं। वैसे तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पीछे पढ़े हैं, लेकिन यहां पर n क्या मानेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मानना है। दूसरा फार्मूला ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला n × h/2π, और यहां पर n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n है, ध्यान रखना। ऐसे ही एक फार्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये था ऑर्बिट और अब है ऑर्बिटल। n मैंने बता दिया कि इस दूसरे में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसको ध्यान रखना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L, l+1 h/2π, L है यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी ये 3 प्रॉब्लम करनी है आपको, 3 प्रॉब्लम। इन 3 प्रॉब्लम के बेसिस पे आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। समझो जरा, जैसे क्वेश्चन आया फॉर नाइट्रोजन फाइंड आउट नंबर 1 मैग्नेटिक मोमेंट, नाइट्रोजन का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। नंबर 2 ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, इसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताना है फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बड़े ध्यान से, ये सीधा कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम है। देवांश पैलेडियम का भी आप अपने आप कर लोगे। तो यहां पर नाइट्रोजन दे दिया और उसके बारे में ये कुछ बातें बता, कैसे करोगे सीखो गौर से। सबसे पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन
1:2:2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ के हिसाब से शेल वाइज अरेंज कर लो तो भी यही आएगा। यानी 2p कैसा हो गया, आउटर मोस्ट, दिस इज आउटर मोस्ट सब शेल, या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भी कह सकते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला मैंने बताया √n+2bn। आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे वो भी आपको आना चाहिए। तो क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, पहला s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा p ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन। हर्ट्ज रूल कहता है पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हमने ऑर्बिटल में लिख दिया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 3। सो दिस इज √3 + 2 pm और √15 bm। यहां तक भी छोड़ सकते हो या रूट सॉल्व कर लो, 3.8 के अराउंड आएगा। 3.8 bm, हार्दिक का जवाब सही है, और √15 bm भी आप छोड़ सकते हो, वो जवाब सही है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने। अच्छा आगे देखो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से बच्चे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फिसल जाते हैं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये बताओ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा, अभी बताया था। आउटर मोस्ट यहां मेंशन किया है, आउटर मोस्ट कौन सा है, 2p। तो आउटर मोस्ट का मतलब 2p इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बताना है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n×h/2π। सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है। n क्या था, ये ऊपर बताया मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर पिछले 2 लेक्चर्स को आपने अच्छे से करा है तो मैंने साफ बताया है, पहली वैल्यू n की और दूसरी वैल्यू l। पहली वैल्यू n की और दूसरी वैल्यू l की। तो n की वैल्यू यहां पर क्या हुई, 2। n की वैल्यू क्या हुई, 2। तो जस्ट n की वैल्यू पुट कर दो, 2 × h/2π, 2 से 2 गया, h/π, ये हमारा जवाब बनेगा। सब शेल में n और l की वैल्यू आपको याद रहे, आप भूले नहीं। अगर ये वैल्यू भूल गए तो गड़बड़। अब लास्ट देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर आउटर मोस्ट। पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही देख लो, 2p है आउटर मोस्ट, 2p। फॉर्मूला क्या है, √L l+1 h/2π। सिर्फ l की वैल्यू पुट करनी है। अब इस बात को दिमाग खोल के याद रख लो, l की वैल्यू, पहली वैल्यू n की, दूसरी वैल्यू l की। p सब शेल है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, क्या किसी बच्चे को याद है? अक्षित को याद है, सही जवाब। p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1, तो पुट द वैल्यू 1, 1 + 1 h/2π, h/2π और √2 h/2π। ये हमारा जवाब यहाँ बनेगा, √2 h/2π ये बनेगा। इस तरीके से ये 3 चीजें करनी। बाकी के फार्मूले मैंने डिजिटल क्लास में बताए थे, लेकिन आपको ये सिर्फ 3 करने हैं।
मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये तीन चीजें आपने करनी है, ध्यान रखना। देवांश मैंने कहा जितना मैंने कराया है अभी उतना करो, टोटल स्पिन नहीं करना, जब करना होगा तो बताऊंगा, अभी नहीं करना आपको। नाउ ये सॉल्व करो, टोटल स्पिन टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। फॉर ऑक्सीजन फाइंड आउट नंबर 1 मैग्नेटिक मोमेंट ये बताओ। नंबर 2 आपने बताना है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर इनरमोस्ट ऑर्बिटल, इनरमोस्ट सबशेल। जो इनरमोस्ट सबशेल है उसके लिए वैल्यू बतानी है। अच्छा चलो टोटल स्पिन भी सी, तो मैं वो भी बता देता हूँ। टोटल स्पिन ये मैं बताता हूँ। पहले आप शुरुआत की 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर, ऑक्सीजन का मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी बता दो, और टोटल स्पिन में सिखाता हूं क्या होता है ये भी बता दो। जल्दी से करो, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक जा रहे हो। खुशी गीतिका सही बता रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट वन। सही जा रहे हैं। सबसे पहले ओके हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में गलती ना हो। यशिता तोमर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं बेटा। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। इनके ऑर्बिटल बनाओ। ओके नेत्रा, इनके ऑर्बिटल बनाओ, और जब आप इनके ऑर्बिटल बनाओगे, भव्य सही है, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, और p में 4 इलेक्ट्रॉन। हंस रूल के हिसाब से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पेयरिंग होगी। अब जरा यहाँ पे यशिता तोमर देखो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। p में 4 हैं लेकिन अनपेयर्ड 2 हैं। तो फार्मूला √n+2 bm, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो 2 2 + 2, और bm आप कह सकते हो √8 bm या 2√2 या 2.8 के अराउंड। इसका जवाब बनेगा, ये बनेगा। पहले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यशिता, 4 नहीं। ध्यान से देखो, आपके सामने ऊपर मैंने सॉल्व किया है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर कहा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर इनरमोस्ट। इनरमोस्ट सबशेल कौन सी है? आउटर मोस्ट तो 2p, तो इनर मोस्ट कौन सी है? 1s। फार्मूला NH/2π ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का, ये पहली वैल्यू n, दूसरी वैल्यू l। n की वैल्यू 1, so this is 1 into h/2π, या सिंपली h/2π आप लिख सकते हो h/2π। ठीक है, अब तीसरी चीज मुझसे सीखो, टोटल स्पिन का मतलब। टोटल स्पिन का मतलब है
सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ये पॉइंट समझ लो। टोटल स्पिन का मतलब है सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, बस ये मतलब है। देखो कैसे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। क्लॉक वाले के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, +12, और एंटी क्लॉक वाले के लिए -12। +12 -12 ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगले में देखो +12 -12, +12 -12 क्या हो गया, 0 हो गया। तो हर एक ऑर्बिटल में स्पिन क्वांटम नंबर को ऐड करते जाओ। अगले में देखो +12 × 3, 3, या तो ऐसा कर लो कि इसमें पहले वाले में वैल्यू कर लो पहले, +12 -12 कैंसल हो गया 0। अब बाकी के 2 अनपेयर्ड हैं, बाकी के 2 अनपेयर्ड क्लॉकवाइज दिखाए गए हैं। तो +12, +12, या कह सकते हो +12 × 2, ये कह सकते हो क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है। एक और पॉसिबिलिटी है कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। अब यहां तो दोनों क्लॉकवाइज हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो वैल्यू +12 की बजाय क्या होती, -12 होती। तो हम इसे लिखते हैं ±12 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी +−12 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ, इसको आप कह सकते हो ऐड कर लो, +−1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, +12 +1 -12 -1 +12 -1 ये इसकी वैल्यू कहलाई जाती है। तो टोटल स्पिन में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी एक। अच्छा एक और कर दो, यशिता, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो +12 होता है, और वही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है तो -12 होता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, प्लस की भी माइनस की भी। तभी यहां पर ये साइन लगा देते हैं, +12 -12 ये साइन लगा देते हैं। ऐसे ही यहां देखो, अगर मैं कहता हूं नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ये कहता हूं, यहां क्या रहेगा, 1s2 2s2 और 2p3, ये है आपके पास। अब +12 -12 ये तो 0 हो गया, +12 -12 0 हो गया। अब ये तीनों क्लॉकवाइज हैं, अगर ये तीनों क्लॉकवाइज हैं तो इसका आएगा +3/2। लेकिन ये भी तो हो सकता था, हर्ट्ज रूल ने कहा था पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे सेम स्पिन पे, ये तीनों के तीनों क्लॉकवाइज ना होते, ये तीनों के तीनों एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते थे। अगर ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो -12 -12 -12 तो क्या आता, -3/2। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, +3/2 -3/2। तो हम इसको +-3/2 लिखते हैं, +-3/2 इसको कहा जाता है। देवांश, कॉपर क्रोमियम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से करोगे, जो मैंने बताया, यानी स्टेबल बनाने के बाद। आप D4 से कुछ नहीं करोगे, D9 से कुछ नहीं करोगे। जो भी प्रॉब्लम कॉपर और क्रोमियम की आती हैं उन्हें हमेशा एक्चुअल, आप उनके एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन को भूल जाओ, उस पर तो ध्यान देना ही नहीं है।
उसको पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दो, उस पर ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ एक्सपेक्टेड को भूल के एक्चुअल पे ध्यान दोगे। होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा होमवर्क में आओ और एक क्वेश्चन, हमारा चैप्टर फिनिश। अब देखो ध्यान से, नाउ इंपॉर्टेंट मार्क करो, मार्क द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, आपसे होना चाहिए। दिस इज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सिंपल मैथमेटिकल है। आपसे नहीं होगा तो मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजूंगा। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, इसको नोट करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना करना था हमारा ये चैप्टर फिनिश, पैकेज नंबर फर्स्ट फिनिश। यकीन मानो ऑफलाइन क्लास में यही चैप्टर, दोनों चैप्टर 25 लेक्चर के अराउंड होते, जो कि ऑनलाइन में इतने ज्यादा फैल गए, ज्यादा समय में हुए। बट एक एक चीज को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। अब आपने इसका टेस्ट तैयार करना है। टेस्ट लेंगे हम ऑफलाइन, यानी मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लासेस, आपके पास इंफॉर्मेशन भी आएगी, मंडे से ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो आप तैयार करेंगे, जितना भी मैंने आपको लिखवाया है आप टेस्ट तैयार करेंगे वेडनेसडे के लिए। पूरा एक हफ्ते का समय दे रहा हूं आपको। जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं आ पाएंगे वो डिजिटल कोर्स के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास वीडियो लेक्चर जाएगा और उनका टेस्ट ऑनलाइन ही रहेगा, उनके पास टेस्ट जाएगा, वो सॉल्व करके हमें देंगे। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इस हफ्ते ऑफलाइन करना था, लेकिन इस हफ्ते वो गवर्नमेंट का एक नोटिस आ गया घर में कि भाई अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स बंद हैं अगले आदेश तक। तो 21 को मोस्ट प्रोबेबली ये ओपन हो जाएगा, तो 21 को किया जाएगा। दिवांश तब तक तो हो जाएंगे। अब आगे के चैप्टर छोटे हैं, आगे के चैप्टर बड़े नहीं हैं, सिर्फ एक केमिकल बॉन्डिंग है जो बड़ा है, बाकी चैप्टर छोटे हैं। इन्हीं दो में सबसे ज्यादा समय लगता है और एक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, बाकी और किसी में समय नहीं लगता। अच्छा, अब नया चैप्टर हम ऑफलाइन में ही शुरू करेंगे। आपको बीच में मैं डिजिटल क्लास प्रैक्टिस के लिए दूंगा, यानी समर वेकेशन कह सकते हो आपकी ये 2 दिन। क्योंकि अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूं और फिर ऑफलाइन में ले लूं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो नया चैप्टर हम ऑफलाइन से ही, यानी मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ही शुरू करेंगे। और थर्सडे फ्राइडे जो हमारा बैच रहना था, आप उसको अपना समर वेकेशन मान लो, एक लॉन्ग वीकेंड मान लो, इसको मान लेना। एंड विल मीट ऑन मंडे। संडे को आपके पास पहले मैसेज आएगा और फिर मंडे को हम मिलेंगे। ठीक है बेटा, 2 दिन का वेकेशन। खुशी, 2 दिन का वेकेशन कहा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो वेकेशन होता ही है, 4 दिन की छुट्टी है, फिर आपको मिलना है मंडे को। ठीक है ना? तो समर वेकेशन की एक जो परंपरा है वो तो होनी चाहिए। अब लॉकडाउन आ गया तो आ गया, क्या करें, लेकिन एक छोटी मोटी परंपरा तो होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बाय बाय। इसी वक्त पे आपकी ऑफलाइन क्लास होगी जिस वक्त पे ऑनलाइन होती थी, ये समय भी था।